नमस्कार। एफओ हिंदी के साथ मैं हूं प्रदीप। अमेरिका के कुछ अधिकारी भारत के धर्मशाला जिले से चल रही तिब्बत की निर्वासित सरकार के लोगों से क्या मिल रहे हैं। हमारे पड़ोसी देश चीन के पेट में दर्द हो रहा है। क्या है कारण, क्या है कहानी कि तिब्बत, जो कि भारत के धर्मशाला से अपनी सरकार चलाता है और समय समय पर चुनाव भी करता है, हालांकि भारत इस चुनावों को या इस सरकार को आधिकारिक मान्यता या यूएन की ओर से आधिकारिक मान्यता नजर नहीं आती, लेकिन कुल मिला के विवाद नजर आते हैं। चीन और भारत के बीच विवादों का केंद्र जो है वो तिब्बत भी है। तिब्बत जो 40 सालों तक स्वतंत्र रहा, 1949 में चीन में कम्युनिस्टों की सत्ता में आने के बाद इसने अपनी आजादी खो दी। भारत का रुख तिब्बत को लेकर बदलता भी रहा है। साल 2003 के जून महीने में भारत ने आधिकारिक रूप से मान लिया था कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। चीन के उस समय के राष्ट्रपति जियांग जेमिंग के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मुलाकात के बाद भारत ने भी पहली बार तिब्बत को चीन का अंग माना था। हालांकि तब यह कहा गया कि मान्यता परोक्ष ही है। भारतीय अधिकारियों ने उस वक्त यह कहा था कि भारत ने पूरे तिब्बत को मान्यता नहीं दी है, जो कि चीन का एक बड़ा हिस्सा है, बल्कि भारत ने उस हिस्से को ही मान्यता दी है जिसे स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र माना जाता है। दलाई लामा, जो कि तिब्बती समुदाय के धर्मगुरु हैं, और जब दलाई लामा को 1990 में नोबेल का सम्मान दिया गया, शांति का नोबेल प्राइज दिया गया, तो दलाई लामा अब यह कहते हैं कि चीन से आजादी नहीं बल्कि स्वायत्तता चाहते हैं, यानी ऑटोनोमसनेस चाहते हैं। चीन तिब्बत को अपना भूभाग मानता रहा है, लेकिन तिब्बत खुद को चीन के अधीन नहीं मानता और अपनी आजादी की बात आज भी करता है। और यही निर्वासित तिब्बत की सरकार भारत के धर्मशाला जिले से चल रही है। अगर इतिहास की बात करें तो 1949 में माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों की जीत के बाद हिमालयी क्षेत्र तिब्बत में तनाव बढ़ा। 7 अक्टूबर 1950 को माओ त्से-तुंग की सेना तिब्बत में दाखिल हुई, यानी आज से 74 साल पहले। 19 अक्टूबर को चामड़ू शहर के बाहरी इलाके कब्जा लिए गए। तिब्बत के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बड़ा झटका था और दलाई लामा को तिब्बत छोड़ना पड़ा। दलाई लामा की किताब मेरा देश निकाला, यानी फ्रीडम इज इन एग्जाइल, ये कहती हैं कि किस तरीके से यह घटनाक्रम हुआ, और उसके बाद एक डिटेल आप इस किताब में पढ़ सकते हैं। लेकिन चीन के कब्जे के 8 महीने बाद दलाई लामा 17 बिंदुओं वाले एक विवादित समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं और इसके बाद तिब्बत आधिकारिक रूप से चीन का हिस्सा बन जाता है। दलाई लामा ने इस समझौते को अमान्य माना है क्योंकि एक हस्ताक्षर एक असहाय सरकार पर जबरन दबाव डालकर किए गए थे। दलाई लामा उस समय मात्र 15 साल के थे। चीन इस घटना को शांतिपूर्ण मुक्ति के रूप में प्रचारित करता है, जबकि निर्वासित तिब्बती लोग इसे आक्रमण और कब्जा कहते हैं। तिब्बत का क्षेत्र 12 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और अब यह अशांति से भरा हुआ एक कटा हुआ इलाका है। 1956 से लेकर मार्च 1959 तक तिब्बत में गुस्सा और असंतोष अपने चरम पर रहा। इस दौरान पहला विद्रोह हुआ और तिब्बत के लोगों ने चीन के शासन को मानने से इनकार कर दिया। इस विद्रोह में हजारों लोगों की जान गई। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के हस्तक्षेप के बाद विद्रोह दबा दिया गया। दलाई लामा को देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। 13वीं सदी में तिब्बत मंगोल साम्राज्य का हिस्सा था और इसे स्वायत्तता हासिल थी, लेकिन 1850 के दशक में रूस और ब्रिटेन के बीच मध्य एशिया पे आधिपत्य जमाने की होड़ के बीच तिब्बत ने अपनी सीमाएं विदेशियों के लिए बंद कर दी। 1904 में ब्रिटिश सैन्य अभियान के तहत दलाई लामा को तिब्बत छोड़ना पड़ा और यूनाइटेड किंगडम ने तिब्बत को एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। इस संधि ने तिब्बत पर चीनी कब्जे की पुष्टि की। 1908 और 1909 के बीच चीन ने दलाई लामा को बहाल किया, लेकिन जब चीन ने तिब्बत में अपनी सेना भेजी तो वे भारत भाग गए। 1912 में चीनी सेना ने तिब्बत की अथॉरिटी के सामने घुटने टेके और 13वें दलाई लामा वापस तिब्बत आ गए। तिब्बत की निर्वासित सरकार का कहना है कि चीन ने 1913 में तिब्बत को पूर्ण स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी। अब तिब्बत वैसे एक अनोखी संस्कृति, भाषा, धर्म और राजनीतिक प्रणाली वाला क्षेत्र है। दलाई लामा ने अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर किए और अपने पड़ोसी देशों से कूटनीतिक संबंध बनाए।
1912 में 13वें दलाई लामा ने तिब्बत को स्वतंत्र घोषित किया। हालांकि चीन के शासन के तहत तिब्बत में 12 लाख लोग मारे गए। इसका चीन हमेशा से खंडन करता है। 60 और 70 के दशक में चीन की सांस्कृतिक क्रांति के दौरान कई स्थानीय मठों को नष्ट कर दिया गया। चीन का दावा है कि कम्युनिस्ट पार्टी 1980 से तिब्बत के सांस्कृतिक धरोहरों को पुनः समृद्ध बनाने में जुटी है, लेकिन चीन की निर्वासित सरकार इसे चीन का टूरिज्म बढ़ाने की कोशिश ही मानती है। हाल के सालों में तिब्बत में विरोध प्रदर्शन बढ़े हैं। तिब्बती लोग अपनी लोकल कल्चर यानी कि स्थानीय संस्कृति को बर्बाद करने के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाएं तिब्बती बंदियों की प्रताड़ना और हत्या की रिपोर्ट जारी कर चुकी हैं। जेम्स टाउन फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार चीन तिब्बत में सैकड़ों हजारों लोगों के सैन्य शैली के प्रशिक्षण केंद्रों में रहने को मजबूर कर रहा है। वैसे दलाई लामा जो है, जो भारत की धर्मशाला जिले से निर्वासित सरकार के मुखिया हैं, तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं, चीन के लिए बड़ी समस्या है। चीन उन्हें अलगाववादी मानता है और दलाई लामा के अंतर्राष्ट्रीय दौरे चीन के लिए चिंता का सबब होते हैं। दलाई लामा को वैसे दुनिया भर से सहानुभूति मिली है, लेकिन वह अभी भी निर्वासित जिंदगी जी रहे हैं। अब जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं कि अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का एक प्रतिनिधिमंडल तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मिलता है और भी प्रतिनिधिमंडल लगातार मिल रहे हैं और तिब्बत की स्वायत्तता के संबंध में बात करते हैं, तो चीन इस पे नाराजगी जता रहा है। मुद्दा यह है कि चीन तिब्बत को स्वायत्त या स्वतंत्र घोषित नहीं करना चाहता और अब आने वाले दलाई लामा का जो चयन करेंगे या जो दलाई लामा होंगे वो लोग चीन के कब्जे में बताए जाते हैं। अमेरिका को तिब्बत के मुद्दे पर चीन की प्रतिबद्धता का सम्मान करना चाहिए, यह कहना है चाइना के अधिकारियों का। तिब्बत पर चीन का कब्जा एक लंबा और जटिल इतिहास है जो भी विवादों का विषय है। तिब्बत की संस्कृति, धर्म और राजनीतिक प्रणाली की अद्वितीयता इसे विशिष्ट तो बनाती है, लेकिन चीन के लोग आज भी अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चीन और तिब्बत के बीच संबंध कैसे ठीक होंगे, क्योंकि चीन की नाराजगी भारत से तिब्बत की वजह से भी है कि भारत से उनके अधिकार क्षेत्र वाली एक निर्वासित सरकार कथित रूप से चलती है। तमाम मुद्दे हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।